हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। देखो, आज से हम लोग कक्षा 10 जो है उससे जो बोर्ड से इम्पोर्टेंट जो जितने भी क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर के, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बनेंगे एक एक चैप्टर को देखो उठाएंगे। जैसे पहला चैप्टर है, उसमें कितने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी हम लोग बात करेंगे। ये सीरीज हम लोग लगातार 10-12 जो चैप्टर है वहां तक चालू रखेंगे। कम से कम एक चैप्टर से संबंधित 10-12 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट जितने भी है वो सारे बताए जाएंगे। तो आप इनको लगातार देखते रहे और अपना रिवीजन है इसके साथ साथ आप करते रहे। इम्पोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखो पहला जो चैप्टर है उसमें जो भी अपने पास में इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, पहला जो चैप्टर है, सबसे पहले तो हमें ये जो चैप्टर है पहला, इसकी बात करते हैं रियल नंबर। अध्याय नंबर जो पहला उसका नाम है रियल नंबर। अब रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर होता क्या है वो आपको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए। जो परिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, उनका जो समूह है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। अब हमें देखो सबसे पहली बात है अभाज्य गुणनखंड करने आनी चाहिए भाई। सबसे पहली बात है अभाज्य गुणनखंड। तो देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन कैसा बनता है? संख्या संख्या जैसे कोई भी दे दी, मान लो 38-25 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करो। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे, देखो 38-25, फिर इसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें भाग किस हिसाब से आपको देना है? सबसे पहले आपको 2 का भाग ट्राई करना है, क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। फिर उसके बाद 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। आपको यहाँ बीच में 8 का, 6 का, 4 का इनका नहीं देना, केवल डिवाइड करना है अभाज्य संख्याओं का। तो यहां देखो लास्ट वाली संख्या यदि 2 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब यहां देखो लास्ट वाली संख्या 2 से डिविजिबल है नहीं, इसका मतलब 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा। 3 का डिवाइड यदि आपको देना है तो सारे नंबर को जोड़ के देख लिया करो, उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, तो 3 का भाग कंफर्म जाएगा। देखो 8 और 2 कितने हो गए? 10, 10 और 5 15, 15 और 3 कितने हो गए? 18। इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 का लगाओ, एक बार गया, यहाँ 2 बार गया, 2 बच गया, हो गया 22। 22 में फिर जाएगा 7 बार, फिर 1 बच गया 5 बार। वापस 3 का जाएगा नहीं जाएगा, इनको वापस ऐड कर लो। देखो 10, 5, 15, 3 का जाएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा? 4 बार। यहाँ कितनी बार जाएगा? 2 बार। यहाँ कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब वापस 3 का जाएगा नहीं जाएगा, वापस इनको ऐड करके देख लो। देखो 9, 10, 11 नहीं जाएगा, इसका मतलब अंतिम अंक 5 है, तो 5 का ही जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा? 8 बार। बच गया 2, 25, 5 बार। फिर यहाँ वापस 5 का दे सकते हैं। वापस 5 का कितनी बार जाएगा? पहले एक बार जाएगा, 35 हो गया, फिर जाएगा 17, 7 बार। तो फिर 17 का जाएगा कितनी बार? एक बार। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 38-25 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या हो जाएंगे? देखो 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 की घात तो होगी 2, इंटू 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो 5 की घात कितनी होगी? 2, इंटू 17 एक बार, तो 17 की पावर 1। तो इस हिसाब से ये जो सवाल है हम लोग सोल्व करेंगे। क्योंकि आता है कि भाई कोई भी संख्या देते थे उसके अभाज्य गुणनखंड करो, तो आपको 2 से स्टार्ट करना। पहले 2 का भाग दे के देखना, नहीं जा रहा है, फिर 3 का, फिर 5 का। अभाज्य संख्याओं का डिवाइड करना है, क्योंकि गुणनखंड भी कौन से करने? अभाज्य करने।
देखो एक सवाल इस प्रकार का आता है, कोई संख्या दे देता है 2, पूछता है कि इन दो संख्याओं का जो HCF हो वो 4 है, तो LCM ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले HCF हमें 4 दे रखा है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो सबसे पहले HCF दे रखा, तो हम लोग लिखेंगे HCF किस किस का, 96 और 404 का। ये दिया हुआ हमें कितना, 4 दिया हुआ। हमें LCM निकालना है किनका, इन्हीं संख्याओं का 96 और 404 का क्या निकालना है, LCM हमें पता करना है। तो आप लोग यहां लिखोगे हम जानते हैं, ये दो संख्याओं के लिए लागू होगा जो हम लोग बात कर रहे हैं। दो धन पूर्णांकों का जो गुणनफल है, गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके HCF और LCM के बराबर होता है। HCF गुणा LCM, दो धन पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। अब दो संख्याओं का जो गुणनफल, संख्या एक तो 96 एक 404, तो इधर 96 इंटू 404 इक्वल टू, HCF की बात करें तो HCF कितना है 4, हमें क्या पूछा है LCM, तो LCM की जगह LCM। तो ये ध्यान में रखना, दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके HCF और LCM के बराबर होता है। अब यहाँ देखो 4 का डिवाइड करो, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96, 404 ऊपर लिखा हुआ है, 4 का डिवाइड कर दो, ये गया 101 बार LCM। 101 को आप 96 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आएगा 96 96। तो ये हम लोगों के पास में वैल्यू निकल के आएगी। तो इन दोनों संख्याओं का जो LCM है इस प्रकार से आएगा। तो दो संख्याएं किसी भी प्रकार की दे सकता है, और वहां पे LCM या HCF कुछ भी पूछ सकता है, एक चीज देगा दूसरी पूछेगा, या कोई संख्या पूछ सकता है कि भाई दो संख्याएं, एक तो मान लो 96 और एक x है, जिनका HCF तो 4 है, LCM 96 96, तो एक दूसरी वाली संख्या बताओ। तो वहां पर भी हम लोगों को यही मेथड काम में लेना है, जो चीज नहीं दी हुई है इस फॉर्मेट में उस चीज को कुछ ना कुछ लिख देंगे, बाकी की जगह वैल्यू रख करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। एक देखो हम लोगों को तीन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM पूछता है, तीन संख्याओं का, कोई भी तीन नंबर दे देता है, जिसमें इंपॉर्टेंट हम लोग बात कर रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट सवालों की बात करेंगे, बाकी सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है ना उनकी। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, 3 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है, संख्याओं लिखा हुआ 6 72 120, 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, देखो यह नाम लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखो 6 72 120, इनका हम लोगों को क्या निकालना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड करोगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 से करेंगे 1 बार। फिर उसके बाद में हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो 72 का, सबसे पहले देखो 2 का 36 बार, फिर 2 का 18 बार, फिर 2 का 9 बार, 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। फिर देखो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसके, 120 के, तो 120 में देखो 2 का 60, फिर 2 का 30, फिर 2 का 15, और फिर 3 का 5, और फिर 5 का 1। ठीक है ना, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होंगे, देखो वो होंगे 2 की पावर तो 1 हो जाएगी, 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 की पावर 2 भी 1 बार है, 3 भी 1 बार। फिर हम लोग लिखेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड, तो जो 72 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे, देखो 2 की पावर 3 बार है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। फिर देखो 3 की पावर कितनी है, 2 है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, देखो 3 की पावर 2। अब यहां देखो 120 के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें, तो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की पावर तो देखो 3 आएगी, 3 की पावर देखो 1 आएगी, और 5 की पावर भी देखो 1 आएगी, क्योंकि जो 2 है वो इसमें 3 बार आ रहा है, और वो 3 1 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। इसलिए
अब हम लोग इसके देखो HCF देखते हैं। सबसे पहले HCF 6 72 120 का इनका HCF देखना है। अब देखो यहां देखो 6 72 120 का HCF, तो HCF में हमेशा ली जाती है कॉमन की छोटी घात। कॉमन की छोटी घात ध्यान में रखनी है। तो देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटी घात लेनी है। तो 2 की घात कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी इंटू। फिर देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 की घात हमें कितनी लेनी है? 1 लेनी, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ दोनों जगह 1 है, छोटी घात लेनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो इनका HCF कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखो LCM की बात करें, 6 72 120 का LCM की बात करें तो LCM कितना आएगा? देखो तो LCM की बात करें, देखो LCM हो जाएगा कॉमन की बड़ी घात। तो देखो 2 2 कॉमन है, इसकी बड़ी घात लेनी है 3, 3 की भी बड़ी घात लेनी है 2 देखो, और फिर जो कॉमन नहीं है उसकी भी बड़ी घात लेनी है। तो कॉमन देखो 5 यहाँ नहीं है, लेकिन इसकी बड़ी घात, तो बड़ी घात कितनी है? 5 की घात 1 ही है। यहां देखो हम लोगों के पास हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 पंजे 40, 9 चौक 36, तो कितना हो गया? 360, 360 हो गया। तो ये जो 6 72 120 अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका जो HCF वो कितना आएगा? 300, ये 6 आएगा। LCM कितना आएगा? 360 आएगा। इस प्रकार का सवाल है जो कि हमें पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से दिमाग में रखना है कैसे सोल्व करेंगे। ये 3 सवाल हमने यहां तक सोल्व करेंगे। आगे देखते हैं। देखो छोटे क्वेश्चनों में हमें ये भी बात रखनी है, जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड संभव है, 2 गुणनखंड संभव है। कौन कौन से? जिसमें मान लो 2 की बात करें तो इस 2 के गुणनखंड एक तो हो जाएगा 2 इंटू 1, एक हो जाएगा 1 इंटू, बस इसको इतना ही लिखा जा सकता है। जैसे मान लो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3, इस प्रकार से। तो जो अभाज्य संख्या होती है उसके हम लोग गुणनखंड यदि कर रहे हैं तो वो संख्या इंटू 1 आएगा या 1 इंटू संख्या आएगा, 2 ही गुणनखंड संभव है। ठीक है, या 1 और 2 मान लो। 3 की बात करें तो 1 एंड 3 मान लो। अब देखो आगे देखते हैं एक आध और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है। इस प्रश्नावली में से ज्यादातर भी ये जो हमने बात करी है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो एक 4 नंबर सवाल की और बात कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट ऑफ 6 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब हमें ये बात सिद्ध करनी है कि रूट 6 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखो सॉल्यूशन की बात करें, इसकी कैसे सोल्व करेंगे बात को। देखो ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात, माना रूट 6 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय को आप परिमेय मान लो, परिमेय संख्या जिसे a बटा बी, जहां b इज नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब इसके रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो माना रूट 6 हम लोगों के पास में कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, जिसे a बटा बी के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। अब देखो यदि a बटा बी में आप इसको लिख सकते हो, तो यहां मैंने लिखा, अर्थात कहने का मतलब क्या था, देखो रूट 6 इक्वल टू a बटा बी, a बटा बी के रूप में लिख दिया रूट 6 को। अब देखो इस 6 को आप, इस b को आप इधर गुणा करो, तो ये हो गया रूट 6 b इक्वल टू a। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट 6 b इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा a का होल स्क्वायर। ऐसे यहां होल स्क्वायर करेंगे, देखो रूट 6 का तो 6 आ जाएगा, b स्क्वायर का b स्क्वायर, यहां आ जाएगा a स्क्वायर। ऐसे तो यहां देखो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर बटा 6। अब ध्यान रखो, यदि किसी संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या का डिवाइड होता है, तो यहां देखो अभाज्य संख्या ये, इस 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 2 का यदि इसमें डिवाइड हो रहा है भाई,
6 का डिवाइड होगा तो 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर है वो 6 से डिवाइड है, ये जो बात लिखी है इसकी बात कर रहा हूं, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 6 से विभाजित है, ए स्क्वायर क्या 6 से विभाजित है, तो ए भी 6 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ पे ये भी लिख लेना, ए और बी क्या है, सहभाज्य, ए कोमा बी सहभाज्य, ये भी ध्यान रखना। सहभाज्य का मतलब क्या होता है आपको पता है, सहभाज्य का मतलब होता है कि ए और बी ऐसे नंबर है जिनमें केवल और केवल एक का ही भाग जाता है, किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो यदि ए स्क्वायर में 6 से डिवाइड होता है तो ए में भी 6 का भाग जाएगा। अब देखो हमने तो कहा था ए बी सहभाज्य, सहभाज्य मतलब एक का ही भाग जाना चाहिए, किसी दूसरे नंबर का डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो 6 का डिवाइड हो रहा है, तो ए तो यहाँ खारिज हो गया, ये तो सहभाज्य रहा नहीं। अब बी की बात करते हैं, तो बी की बात के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 उसके अंदर ये जो ए पड़ा है इस ए को उठाना है, ए का काम हो गया ना, इधर ए की बात कर ली हमने, एक को हटा करके इसकी जगह ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 6, ये तो उतारना ही है और एक सी लिख देना है, 6c, नीचे जो लिखा वो लिख करके 6c एक की जगह। तो यहाँ देखो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा, एक की जगह 6c आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, अपोन में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा देखो बी स्क्वायर बराबर 36 सी स्क्वायर अपोन में 6 आ जाएगा, देखो 6 से इसको काट दो तो सी स्क्वायर बराबर, अब ये 6 से कटने के बाद ये 6 बी के नीचे आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर अपोन कितना हो जाएगा, 6। इस समीकरण को 2 नंबर नाम दे देते हैं। अब यहां देखो सेम वही बात, बी स्क्वायर 6 से विभाजित है, क्योंकि ये समीकरण तो यही कह रहा है बी स्क्वायर कितने से विभाजित है, 6 से विभाजित है, तो जो बी है वो भी 6 से क्या होगा, विभाजित होगा, 6 से क्या होगा, विभाजित होगा बी। अब यहां देखो दोनों ही नंबर 6 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ए और बी क्या है, सहभाज्य नहीं है, अर्थात ए और बी सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं। ए व बी सहभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, हमारे द्वारा की गई कल्पना है जो कि गलत है। अतः विरोधाभास के कारण अपनी बात का यहाँ विरोध हो गया, हमने उसको क्या माना था, परिमेय माना था, विरोधाभास के कारण √6 एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से इस सवाल को सोल्व करना था, कैसे सोल्व करेंगे, तो जो पहली जो प्रश्नावली है ना, पहला जो चैप्टर है उससे संबंधित हमने जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे ना वो हमने सोल्व कर लिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। अब कभी कभार देखो एक नंबर के सवाल में ये भी पूछ लेता है कि जैसे मान लो 555 दे दिया, 555 में 5 की घात कितनी है, ऐसे पूछ लेता है, घातों का योग कितना है भाज्य गुणनखंडों का, ये भी पूछ लेता है, तो आप आराम से उन चीजों को भी सोल्व करोगे। और ये जो 5-6 जो क्वेश्चन थे पहले चैप्टर में वो इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अगला जो चैप्टर है उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ऐसे हम लोग प्रत्येक जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहले चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी हम लोग चर्चा करेंगे, किस प्रकार के पुराने जो पेपर है उनमें आए हुए हैं उनकी अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे, इस चैप्टर से संबंधित भी, कि जो पुराने जो पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है।